हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी, जिसमें हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टॉपिक देख लिया था। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी, यानी क्रोमेटोग्राफी किस तरह से मैकेनिज्म पर वर्क करती है वो आज हम देखेंगे। इसमें हम 2 टाइप के मैकेनिज्म देखेंगे और एक थर्ड डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, जिसमें हमारा पहला मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वन स्टेशनरी एंड अदर मोबाइल फेस, यानी मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के अंदर एक फेस हमारी स्टेशनरी होती है, दूसरी हमारी मोबाइल फेस होती है। आगे लिखा है आउट ऑफ विच वन फेस इज स्टेशनरी फेस सॉलिड एंड अदर इज मोबाइल गैस और लिक्विड स्टेट, यानी इसके अंदर वन फेस जो होती है वो स्टेशनरी फेस होती है जिसके अंदर हम सॉलिड का यूज करते हैं, दूसरी हमारी मोबाइल फेस होती है जिसमें हम गैस और लिक्विड स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेशनरी फेस, यानी स्टेशनरी फेस के ऊपर कंपोनेंट की जो एफिनिटी होती है, जो अट्रैक्शन पावर होती है, वो डिफरेंट होती है। ये मैंने आपको प्रिंसिपल में भी बताया था। प्रिंसिपल के अंदर हमने देखा था कि ये हमारी स्टेशनरी फेस है और इस पे जब कंपोनेंट ट्रेवल करना स्टार्ट होते हैं तो इन कंपोनेंट का जो अट्रैक्शन पावर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आगे यहाँ से देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैविंग हायर एफिनिटी इज एड्सॉर्ब्ड फर्स्ट, देन वन विच लेस एफिनिटी इज एड्सॉर्ब्ड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। Thus, each of the component in the mixture is adsorbed at different distance on stationary phase। यही बोला गया है, ये हमारी स्टेशनरी फेस है, तो यही बोला गया है कि जिस कंपोनेंट का अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होता है, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, वो पहले एड्सॉर्ब्ड हो जाता है। जिसकी एफिनिटी कम होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जिसकी एफिनिटी बहुत कम होती है वो और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है, यानी और ऊपर तक जा सकता है। तो ये होता है मिक्सचर का सेपरेशन, जो कि एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंदर वर्क करता है। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड मैकेनिज्म, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन। इसमें लिखा है इन दिस टेक्निक स्टेशनरी फेस इज लिक्विड विच इज एड्सॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड सब्सटेंस एंड मोबाइल फेस इज अ सॉल्वेंट। इस टेक्निक के अंदर जो हमारी स्टेशनरी फेस होती है वो लिक्विड होती है और जो हमारी मोबाइल फेस होती है वो सॉल्वेंट होता है। क्लियर? द सब्सटेंस और सॉल्यूट mixture to be separated is dissolved in a solvent is allowed to flow in this। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉल्यूट हो जिसके कंपोनेंट को हमको सेपरेट करना है, उस सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद इसे हम 2 फेसेस, हमारी जो स्टेशनरी फेस है और हमारी जो मोबाइल फेस है, इनके बीच में हम इस सॉल्यूट को ट्रेवल करवाते, डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। अब ये प्रैक्टिकल क्या होता है ये तो वर्डिंग फॉर्म में मैंने बता दिया, नीचे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो क्या लिखा है, इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द कॉलम ग्लास ट्यूब इज filled with a porous solid like silica gel or cellulose which is filled with water. This form the stationary phase. Mixture solute is dissolved in some organic solvent and the resultant solution is allowed to flow in this column. This is mobile phase. In this process the component of the mixture are distributed between 2 phases at different places in the column according to distribution law and are thus separated। अभी ये क्या है, डायग्राम से समझते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं और इसके अंदर हम सिलिका जेल को इसके अंदर बारीक पेस्ट बनाकर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सिलिका जेल है जिसके अंदर इसको हमने फिक्स किया है, ये कहलाएगी हमारी स्टेशनरी फेस। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ऐसा सॉल्यूट जिसके कंपोनेंट को हमको सेपरेट करना है। तो मान लिया हमारे पास सॉल्यूट के फॉर्म में रेड और ब्लैक इंक, जिसको हमको अलग अलग करना है, हमको मिक्स करके दे रखी है। ठीक है, तो अब ये रेड और ब्लैक इंक को हम सॉल्वेंट के साथ में मिक्स कर देंगे। कोई सा भी एक सॉल्वेंट लेना है, जैसे वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ये आपकी कहलाएगी मोबाइल फेस। तो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। एक तो हमारा सैंपल जो कि हमको प्रैक्टिकल के लिए यूज करना है, दूसरा हमको सॉल्वेंट लेना है और उसको इस सिलिका जेल के अंदर डाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप डालोगे तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिक्स किया है, हमारा सॉल्यूट मिक्स किया है, यानी हमारा रेड और
ब्लू इंक हमने मिक्स कर दी है, ये इन दोनों फेसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यानी ये है हमारी स्टेशनरी फेस और सॉल्वेंट है हमारी मोबाइल फेस। इन दोनों के बीच में ये रेड और ब्लैक इंक क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, और कुछ समय बाद हमको रेड और ब्लैक इंक के इस तरह से लेयर्स दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म वर्क करता है। आई होप ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर थ्योरी में भी यही लिखा था जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। अगर नहीं आए हो तो एक बार फिर से आप वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। Chromatography based on the ion exchange principle is mainly used for the separation of ion. ये वाली क्रोमेटोग्राफी होती है, ये वहाँ यूज की जाती है जहाँ हमें आयनों का सेपरेशन करना हो, ठीक है। इन दिस टेक्निक देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आयन प्रेजेंट इन द कंपोनेंट एंड आयन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेस। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है। किस किस के आयन लेने आपको, यहाँ पर आपको लेने कंपोनेंट के आयन और दूसरा है आपको स्टेशनरी फेस के आयन। यानी आपका जो कंपोनेंट है जिसको आपको सेपरेट करना है वो, और आपकी जो स्टेशनरी फेस है, उन दोनों के बीच में आयनों का अदला बदली आपको करना है, यानी आयनों का एक्सचेंज आपको करना है। तो यही लिखा है, दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस आयन ऑफ सेम चार्जेस इन दिस टेक्निक। In this technique, stationary phase is resin polymer to which the cation and anion are bonded and the mobile phase is liquid. यहाँ पर हम स्टेशनरी फेज के लिए रेजिन पॉलीमर का यूज करते हैं जिसके ऊपर केटायन और एनायन का बॉन्ड बना होता है, ठीक है। मोबाइल फेज इसमें हम लिक्विड का यूज करते हैं। आगे लिखा है, व्हेन मोबाइल फेज इज पास थ्रू द कॉलम द एक्सचेंज बिटवीन आयन ऑफ सिमिलर चार्जेस अकर। अब यहाँ लिखा है कि जब हम कॉलम के ऊपर मोबाइल फेज का ट्रेवल करवाते हैं तो उसके बाद ही उसमें आयनों का एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है। कौन से आयन एक्सचेंज होते हैं, जिसके चार्जेस सिमिलर होते हैं। यही लिखा है, द एक्सचेंज बिटवीन आयन ऑफ सिमिलर चार्जेस अकर्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी बताया गया है, द सेपरेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर इज डन यूजिंग जियोलाइट। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ वाटर आर एक्सचेंज विथ Na+ आयन ऑफ जियोलाइट बाय दिस मेथड। यहाँ बोला गया है कि जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उनको हटाने के लिए हम जियोलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। जियोलाइट के अंदर हमारा Na+ आयन होता है जो कि क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा देता है और इनकी जगह पर सोडियम जाके जुड़ जाता है। इस तरह से हम पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं उसकी रिएक्शन नीचे बताई गई है। देखो, ये हमारा जियोलाइट है जिसके अंदर हमारा सोडियम है और हमारे वाटर के अंदर कैल्शियम है। अब हमारे वाटर के कैल्शियम को हटाना है तो क्या होगा, जो जियोलाइट का Z है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम को बाहर निकाल देगा और वाटर के अंदर कौन चल जाएगा, हमारा सोडियम। देखो, ये है हमारा रेजिन पॉलीमर सॉलिड फेस जो कि ये जिगजैग से बनाई हुई है। ऊपर से डाला जा रहा है इसमें मोबाइल फेस जिसके अंदर Z- आयन प्रेजेंट होता है। ये है हमारा एक्सचेंज्ड मैटर जो कि हमारा चेंज हो सकता है। यानी ये जो Y पार्टिकल है ये यहाँ से हटेंगे और इसकी जगह पर Z- पार्टिकल मोबाइल फेस के ऐड हो रहे हैं और हमारे Y पार्टिकल, 2 Y पार्टिकल है जो निकल रहे हैं। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना देना है ताकि और क्लियर हो जाए। एक डायग्राम आप कैल्शियम वाला ये भी बनाएंगे जिसकी रिएक्शन हमने ऊपर बता दी है कि वाटर के अंदर हमारे कैल्शियम होता है, यहाँ पर आपको रेजिन लेना है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर का कैल्शियम अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा जियोलाइट है वो क्या करेगा, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा और सोडियम अंदर ही रह जाएगा। तो ये था हमारा आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म और यहाँ पर हमारे तीनों मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं। हमारा मैकेनिज्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसमें मैंने आपको तीनों मैकेनिज्म बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।